और आज से हम स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स। आपको मैंने कुछ लेक्चर्स भेजे भी थे। सो एक्चुअली मैंने आपको ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है। लाइट हैज इट्स ड्यूल नेचर। वन इज particle nature, and other one that is its wave nature। ठीक है। सो पार्टिकल नेचर की जब बात की जाती थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यूटन ने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी। द नेम ऑफ दैट थ्योरी वाज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और इसमें उसने बताया था कि जो वेव है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स एंड द टिनी पार्टिकल्स वर कॉर्पसल्स, जो बिहेव करते हैं स्मॉल बॉल्स की तरह, इलास्टिक बॉल्स की तरह। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन्स को तो एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनन थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उस समय, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाई थी। बट लेटर ऑन अब जो पढ़ रहे हैं उसमें ये प्रूव कर पा रही है। तो उस समय ये आपके पास कॉर्पस्कुलर की तरह लिया। ये शॉर्ट आउट एट हाई स्पीड माना जाता था कि जो हाई स्पीड पे मूव करते थे कॉर्पस्कुलर्स, ये बात की जाती थी। ये 10th के आपके ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी बुक में भी है आपके पास ये। अब दूसरी बात बाद में आ गई कि ये वेव है। मींस 1678 में एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन हाइजेंस। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम लॉन्गिट्यूडल वेव जस्ट एज साउंड। उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। जिस तरह कौन मूव करता है, साउंड मूव करती है। ध्यान से सुनना इस बात को। हाइजन ने कहा था ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, जैसे साउंड होती है। और उसने प्रपोज किया था कि लाइट वेव प्रोपोगेट थ्रू एन ऑल प्रिवेल। और उसने क्या प्रपोज किया था? उसने प्रपोज किया था लाइट जो है वो मूव करती है मीडियम से। उसके उसने ये नहीं माना था कि वैक्यूम कोई चीज है। उसने कहा ऐसा नहीं है, वैक्यूम नहीं है कुछ भी। वैक्यूम जो है वहां पे भी एक ऑब्जेक्ट है, वहां पे भी एक मीडियम है, दैट इज ईथर। उसका नाम क्या था? ईथर। ये किस ल्यूमिनिफेरस ईथर भी कहा जाता है। सो ल्यूमिनिफेरस ईथर मतलब वो अलो करता था लाइट को मूव करने के लिए, और लाइट वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह मूव करती थी। क्यों लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव को मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत थी। जैसे लाइट है, जैसे साउंड है, इस तरह उसे लाइट भी जो है वो मीडियम से ही मूव करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये जो एग्जिस्टेंस थी, ईथर की एग्जिस्टेंस जो थी वो खत्म हो गई। ईथर को माना गया कि ईथर एब्सेंट है। मींस उसे डिस्कार्ड कर लिया गया। उसे क्या कर लिया गया? डिस्कार्ड कर लिया गया। और उसके बाद आपके कुछ साइंटिस्ट जो थे, जैसे फ्रेजनल एंड यंग, दो अलग अलग बंदे हैं ये, फ्रेजनल और यंग, इन्होंने प्रपोज किया और इन्होंने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि क्या, दे हैव शोड कि योर लाइट दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये क्या है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और उसके बेस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस, उसके बाद डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिनन्स को भी एक्सप्लेन किया। ये बात समझ आ गई? तो सबसे पहले दो थ्योरीज आई। एक आई न्यूटन ने दी। न्यूटन ने ऑलमोस्ट ये थ्योरी जो थी ये 1675 में दी थी। उसके 3 साल बाद हाइजन ने बताया भाई जो ये पार्टिकल नहीं है, दैट इज अ वेव, और किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करती है। कौन सी लॉन्गिट्यूडनल? एग्जांपल इजी कर दी उसने। उसने बोला जैसे साउंड वेव मूव करती है। लेकिन साउंड वेव को मूव करने के लिए तो मीडियम चाहिए था। तो हाइजन ने कहा भाई वो मीडियम कौन है? ईथर है, ल्यूमिनिफेरस ईथर है। बट बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, आपके रिलेटिविटी के एक्सपेरिमेंट्स हुए, मोशन रिलेटेड मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें ये प्रूव कर दिया गया कि ईथर कोई भी मटेरियल नहीं है, दैट वाज डिस्कार्डेड।
कंप्लीटली डिस्कार्डेड। और उसी समय फिर दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, फ्रेजनल और यंग, और उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने शो किया कि लाइट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और इसी के बेस पे लेटर ऑन एक्सप्लेन किए गए बहुत सारे फिनोमिनन्स, जैसे आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है भाई, ये तो थी दो बड़ी से नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ लाइट जो थी। फिर इसी के बाद जो है ये पता चला हमें कि जो लाइट है दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर पता चला हमें। ठीक है, जो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ट्रांसवर्स वेव थी, उसकी एक और दूसरा फेस पता चला, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, ये कहां से पता चला हमें, किसने बताया? 1873 में हमें मैक्सवेल ने बताया। एक्चुअली मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि लाइट जो है, कैसे किया उन्होंने, ही सजेस्ट किया कि लाइट जो है वो प्रोपगेट करती है। जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस, उन्होंने इसको बोला। और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स को उसने कहा कि फोटो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स इन नेचर है, तो ट्रांसवर्स नेचर भी थी, उसके साथ इसका एक और फेज पता चल गया हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर किसने बताया लाइट का? मैक्सवेल ने। कब बताया? 1873 में। उसके बाद एक और थ्योरी आई भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये, आपके पास पूरे के पूरे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं एक एक नंबर की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्लैंक जो साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लैंक जिन्हें कहते हैं, बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन द क्वांटम फिजिक्स, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने ये बोला कि जो लाइट है, लाइट जो है ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, और इन एनर्जी पैकेट्स को उसने नाम दिया फोटॉन्स। उसने कहा लाइट जो है वो, ये ध्यान रखो, अब जो पहली थ्योरी दी थी ना, जिस सबसे पहले जिसको बीच में छोड़ दिया था लोगों ने, जिसे हम आपकी थ्योरी बोल रहे हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसका ही एक इंप्रूव्ड वर्जन आ गया जो मैक्स प्लैंक ने दिया। और उन्होंने बताया कि लाइट जो है, वहां पे उन्होंने बॉल्स की फॉर्म में लिया था, इन्होंने पैकेट्स ले लिए, किसके पैकेट्स ले लिए? एनर्जी के पैकेट्स ले लिए, और उनका नाम, वहां पे नाम क्या था? कॉर्पस्कल्स, और यहाँ पे नाम जो इसने रख दिया दैट इज फोटॉन। और इसी के साथ 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी को, इन्हीं की इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, इसी की थ्योरी ऑफ प्लैंक्स ने, थ्योरी ऑफ प्लैंक को एक्सप्लेन किया, और एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और शो किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया उन्होंने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? ध्यान से पूरा नाम पढ़ो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई फोटो का मतलब होता है बच्चे लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज रिलेटेड, इफेक्ट मतलब इसका असर। तो क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये देखा, उन्होंने किसकी थ्योरी को बेस मान के चले? प्लैंक्स की थ्योरी को। उन्होंने देखा भाई, अगर हम एक मेटल लें, एक मेटल की सरफेस लें, इसके ऊपर हम डालें एनर्जी, रे डालें, वेव डालें, ठीक है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, और रे ऑफ लाइट में क्या है? फोटॉन्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं। तो यहां से, इस सरफेस में से, यहां में से क्या निकल जाता है?
यहां से जब ये स्ट्राइक करके यहां से बाहर जाएगी तो यहां से सरफेस के ऊपर कौन निकल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर इजेक्टेड, इजेक्ट हो जाते हैं कहां से? फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। कब? व्हेन रे और बीम ऑफ photons with specific energy, ध्यान रहे, with specific energy is incidented। जब एक स्पेसिफिक एनर्जी के बीम ऑफ फोटोन जो है उन्हें सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वहां से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रहे, फोटो डाला, फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन निकला, बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या किया? फोटोन डाला, फोटोन दिया और निकला क्या? इलेक्ट्रॉन, तो बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको भी फोटो इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है। ठीक है भाई, इन सब के बेसिस पे ये थ्योरी कुछ बहुत सारे कंसेप्ट आए, तो यहाँ पे सारे कंसेप्ट आ गए। लेटर ऑन इनकी ये जो वेव वाला कंसेप्ट था इसको भी एक्सप्लेन किया गया। जो फिर ये बाद में आया कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन उसके साथ भी वेव लगी हुई है, और वे ये बाद में एक और डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होते थे सरफेस से, उनके साथ जो था उन्होंने ये अब दो चीजें हो गई, इन्होंने कहा कि उसके साथ वेवलेंथ। तो यहां पे अब हमारे पास ये आ गई, जो लाइट है, जो वेव है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी, और जो इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल थे, वो पार्टिकल जो थे वो वेव की तरह बिहेव कर रहे थे। तो यहां से हमारे पास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आया कि हमारा हर मैटर जो है ड्यूल नेचर है उसका, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उनके साथ वेव है। दो ही नेचर है भाई, स्टडी कर रहे हैं जो हम, एक पार्टिकल एक वेव। मतलब तुम अगर अपने आप को पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मानते हो तो डी ब्रॉगली कहता है कि तुम जब मूव करते हो तुम्हारे साथ एक वेव चलती है। ठीक है, तुम्हें वो वेव एक्सपीरियंस क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका मास ज्यादा है। और दूसरा, अगर वेव मूव करती है जैसे लाइट है तो उसमें पार्टिकल्स हैं जैसे फोटॉन्स। डन। तो इस तरह से उन्होंने पार्टिकल्स की बात की। ध्यान रहे, और कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमारे पास बच्चे एक पार्टिकल का नाम आ जाता है, उसे कहते हैं फोनॉन। भाई है ना, कभी कभी ऐसी चीजें आती है तो हम कहते हैं सर ये तो इसका क्या हो गया, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ये फोटोन होना चाहिए था, बट नाउ इट इज फोटोन। फोटोन की जगह हो गया फोनॉन। नो भाई, फोनॉन इज वन थिंग और फोटोन इज अदर थिंग। ये क्या है? ये इलास्टिक वेव जब होती है, कौन सी वेव? इलास्टिक वेव, मटेरियल से निकलती है, तो उसे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं फोनॉन्स। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए इलास्टिक वेव हो तो निकलती है फोनॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो निकलता है फोटोन। ध्यान रहे, और है दोनों क्या? एनर्जी पैकेट्स। क्या है दोनों? एनर्जी पैकेट्स है भाई। तो फोटॉन्स और फोनॉन्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान। अब हम जो यहां जा रहे हैं, अब हमने पहले वाला नेचर पढ़ लिया, अब हमारे पास दूसरे वाला कंसेप्ट आ गया है, वेव वाला। तो अब वेव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चे, दैट इज वेव फ्रंट। आज हम वेव फ्रंट को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो वेव फ्रंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक स्टोन पानी में फेंका, ठीक है, देयर इज अ स्टिल वाटर, आपने स्टोन फेंका तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे क्या बनने शुरू हो जाते हैं? वर्ल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से रिपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, है ना? लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्स आर क्रिएटिंग ओवर देयर। वहां पे सर्कुलर पैटर्न्स बनते हैं। अब सर्कुलर पैटर्न में जो ऊपर दिखाई देता है हमें, वो बन जाता है क्रस्ट, जो नीचे की स्पेस होती है वो बन जाती है ट्रफ।
तो अल्टरनेट क्रस्ट और ट्रफ्स वहां बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कहां से? ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है, इस जगह पे हमने वो पत्थर मारा था, तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। इस पॉइंट पे आपने पत्थर फेंका था पानी के बीच में, इस पॉइंट से ही सर्कल निकलना शुरू हो जाते हैं। ऑल पार्टिकल जो होते हैं क्रस्ट के, वो उनकी पोजीशन मैक्सिमम होती है, जो नीचे होते हैं और वो ऑलमोस्ट सेम हाइट पे होते हैं, सेम फेज पे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो नीचे ट्रफ में दिखाई देते हैं वो भी सेम फेज में नीचे होते हैं। तो यहीं से एक कंसेप्ट आ जाता है वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट क्या हो जाता है? ये जो सेम फेज वाले पार्टिकल हो, जब भी वेव चल रही हो, ग्रुप ऑफ वेव्स चल रही हो, बीम ऑफ वेव्स चल रही हो, तो तब जो पार्टिकल्स सेम एंगल के साथ, सेम फेज के साथ ट्रेवल करते हैं, उनका लोकस अगर लिया जाए, उनका क्या लिया जाए? लोकस लिया जाए, तो उस लोकस को कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द continuous locus of all such points are particles in the medium which are vibrating in same phase at an instant। ध्यान रहे, एक ही इंस्टेंट पे, एक ही टाइम पॉइंट पे होने चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग टाइम पॉइंट। मैं आपको ये देखिए, ये अगर आपके पास एक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, यहां पे इसका, यहां से ओरिजिनेट मान रहे हैं या ओरिजिन यहां ले रहे हैं, इस समय इसका एंगल, इसका फेज 0 है। जैसे जैसे हम मैक्सिमा पे पहुंचते हैं, ये पॉइंट जो है, इस समय इसका फेज जो है, इस समय π/2 है। जब ये क्रस्ट खत्म हो जाती है, तो इस पॉइंट पे जाते ही इसका फेज बन जाता है π, और यहां पे ट्रफ में ये बन जाता है 3π/2। इनके बीच में रिस्पेक्टिव एंगल्स होंगे, मतलब 0 से π/2 के बीच में 1 to 90 सारे एंगल्स होंगे। इसी तरह 3π/2, यहां पे हो गया 2π। ठीक है, इसी तरह आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं आपके पास। तो डिफरेंट वेव्स जब हम लेंगे, तो उन सब में कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे आपके पास 8-10 वेव्स आप ले रहे हो, यू आर हैविंग डिफरेंट वेव्स एट इन ऑल दोज वेव्स देयर माइट बी सर्टेन पार्टिकल जो एक ही टाइम पे 90 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। उनका जो लोकस बनेगा, उनको ज्वाइन करने से जो लोकस बनेगा, जो क्रिएट होगा, दैट विल बी द वेव फ्रंट। वो क्या हो जाएगा? वेव फ्रंट होगा। वो क्या होगा भाई? वेव फ्रंट होगा। जैसे आपका सर्कल क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज द लोकी, मतलब प्लूरल ऑफ लोकस, लोकी ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point। ठीक है, तो ये अगर आपका पास ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है, तो सर्कल क्या है? ये लोकस है। ये जो इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है, लोकस है। कहां से? जो सारे पॉइंट्स का लोकस है, जो इस फिक्स पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस को हम ये कहते हैं रेडियस। सेंटर, जो फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो बन गया सेंटर, और ये जो लोकस है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है भाई, इस तरह से बन जाती हैं आपके पास डायग्राम्स। समझ आ गया? अब जो वेव फ्रंट है, अब आपने देखा कि वेव फ्रंट लोकस है, मतलब वो शेप जो है वो डिपेंड करेगी कि आपके वो पार्टिकल्स जिनका फेज हम ले रहे हैं, उनका कहां कहां फेज है। तो नंबर 1, तो आपके पास बन गए डिफरेंट किस्म के वेव फ्रंट्स। तो पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर आपका पार्टिकल, अगर जिस पार्टिकल को आप कंसीडर कर रहे हो, वो एक सेंटर पॉइंट पे है, क्या है वो? सेंटर पॉइंट पे है, वेव ट्रेवल कर रही है हर एक डायरेक्शन में,
वेव कहां ट्रेवल कर रही है? हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, बट सोर्स कहां है? सेंटर में है। जैसे एक बल्ब ले लो, उसकी हर साइड पे ट्रेवल कर रही है लाइट, तो पार्टिकल्स हर साइड पे जा रहे होंगे। जब हम उनके लोकस लेना ट्राई करेंगे, जब हम उनको लोकस लेंगे तो वहां पे क्या बनते जाएंगे? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट। अगर ये सेंटर है तो यहां पे सेंटर पॉइंट से आपके बनने शुरू हो गए, क्या बनने शुरू हो गए? आपके बनने शुरू हो गए कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या बनने शुरू हो गए? आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनना शुरू हो गए इस तरह से। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे सोर्स रखा हुआ है, मतलब सेंटर पॉइंट है, पॉइंट सोर्स है। क्या है आपका? पॉइंट सोर्स अगर हो तो उसके कारण जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देते हैं बट होते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो वहां बन गया आपका वेव फ्रंट। कैसा बन जाता है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हुआ? जब आपके पास सोर्स हो, पॉइंट सोर्स, लाइट जा रही हो हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो हमारा वेव फ्रंट बन जाता है स्फेरिकल। इसी तरह अगर सोर्स हो लाइन, ये जैसे घर में ट्यूबलाइट लगी होती है, तो यहां पे आपका जो लाइट है इसके आगे पीछे होगी, यहां पे ये इस तरह। ठीक है, यहां से लाइट होगी, तो जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट? वी आर गोइंग टू जनरेट अ सिलेंडर। तो इस तरह से यहां पे क्या बनते जाएंगे? जब हम इनके लोकस को जनरेट करेंगे तो सिलेंडर्स बनेंगे। तो जब हमारा सोर्स हो लाइन सोर्स, क्या हो हमारा सोर्स? लाइन सोर्स हो जिससे लाइट आ रही है, तो उसके आगे पीछे जब हम क्रिएट करेंगे लोकस को, तो लाइन सोर्स हमें देगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ध्यान रहे, एक हो गया स्फेरिकल, जब सेंटर पॉइंट से लाइट निकल रही हो और सराउंडिंग में हर साइड जा रही हो, तो सर्कल्स, कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनते जाते हैं, सर्कल्स क्रॉस सेक्शंस बनते जाते हैं, तो वो बन गया स्फेरिकल। जब एक लाइन हो, लाइन से निकल रहे हो, तो लाइन के आगे पीछे के 3D फॉर्मेशन जब बनती है, तो व्हाट डू वी से? दैट इज अ सिलेंडर। अब तीसरा, अगर भाई या आपका नंबर 1 सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल, जो भी आप वेव फ्रंट ले रहे हो, दैट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस पे है, आर लार्ज डिस्टेंस। जैसे हमारा कौन है? सन। मतलब हम उससे आने वाली लाइट के प्लेन के बीच में है, उसकी स्पेस के बीच में है, मतलब हमारे पास उसका पूरा वेव, पूरा हिस्सा नहीं आ रहा है, हम उसके अंदर ही हैं, मतलब हम उसका फॉर्मेशन में हैं। तो वहां पे बन जाएगा उसका कर्वेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, स्मॉल पोर्शन हमारे पास आते हैं, तो हम कहते हैं कि उस पूरे हिस्से का, ये अगर पूरा हिस्सा है किसी ये स्फेयर का, बट हमारे पास इसका एक छोटा हिस्सा बन रहा है, तो हम कहेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहेंगे हम उसे? हम उसे कहेंगे भाई ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? जब हमारे पास क्या हो, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स मूव कर रहे हों या हमसे बहुत दूर डिस्टेंस पे हों, तब हम उनका एक कंप्लीट पार्ट हमारे पास नहीं पहुंचता है, तब हम उनको मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, उसका एक हिस्सा, एक प्लेन आ रहा है, देन वी आर गोइंग टू हैव अ प्लेन वेव फ्रंट। तो जर्नली दो तरह के वेव फ्रंट्स हैं, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, और उनका एक हिस्सा अगर वो सिलेंडर या स्फेरिकल हो और दूर हो हमसे, तो तब हमारे पास सोर्स दूर हो या सोर्स बहुत बड़ा हो, तब हम मान के चलते हैं उसका एक हिस्सा आ रहा है, वो पार्ट जो है उसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, सो स्मॉल पोर्शन ऑफ सच अ वेव फ्रंट एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस पे है हमारे पास, दैट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट। ये तो हो गया भाई वेव फ्रंट। बट हमने
जब से लाइट पढ़ना शुरू की है हमने एक चीज पढ़ी है, रे ऑफ लाइट, रे पढ़ी है भाई। जब हम पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो हम ये मानते थे इट इज द पाथ फॉलोड बाय द लाइट, है ना। अब हमारे पास क्या है, अब याद रखना है वेव फ्रंट, जब वेव की बात करें तो एन एरो दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अगर आपके पास कोई वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन जो है और एरो drawn perpendicular to wave front is called ray। अब ध्यान से देखो, अब बच्चे पहले हम ये मानते थे कि लाइट इस तरह ट्रेवल करती है, ठीक है। अब लाइट ऐसे नहीं ट्रेवल करती है, वेव कहती है कि लाइट जो है वो इस तरह ट्रेवल करती है, ये इससे आगे जाएगी तो इस तरह, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, लेयर्स की लेयर्स पर ऐसे आपके पास लेयर्स की लेयर्स आके निकलने जाती हैं। तब इनके परपेंडिकुलर अगर हम एक एरो बनाएं, इनके परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर जो एरोज हैं दे आर नाउन एज रेज, और ये जो आपके परपेंड यहां पे ये लाइंस हैं, ये प्लेन्स हैं, दे आर योर वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स के साथ बन रही हैं। अब अगर वेव फ्रंट्स इस तरह से हो, तो वेव फ्रंट्स हो भाई आपके, मतलब लाइट पॉइंट सोर्स से आ रही हो, इसके आगे पीछे ऐसे चल रहे हो, ये तब एरो कैसे बनाएंगे? सिंपलेस्ट तरीका, सर्कल जब भी होगा, सर्कल से सेंटर से निकलने वाला जो रेडियस होगा, रेडियस को बाहर की तरफ ले जाओ, रेडियस हमेशा डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है, हमेशा टैंजेंट के परपेंडिकुलर ही होता है। तो दिस रेडियल वेक्टर्स दे विल रिप्रेजेंट द रेज, और ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स जो हैं दे विल बी योर वेव फ्रंट्स। तो ये वाला ये बन गया आपका रेज, और ये बन गए आपके वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो इसी तरह सिलेंड्रिकल की फॉर्मेशन में आ जाएंगे। तो ये था भाई आपका वेव क्या है, वेव थ्योरीज क्या है, और डिफरेंट तरह की फॉर्मेशंस क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपको मैंने सेंड भी किया था, वी आर गोइंग टू हैव द हाइजन थ्योरी। तो हाइजन ने किस तरह से वेव वन के बेसिस पे वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, and also press the like button that is down here.